एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। जो हमसे कंटिन्यू जुड़े हैं उन्हें तो पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि हम एमपीपीएससी मेंस 2021 का जो सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं और उसमें भी पॉलिटी वाला भाग विशेषकर देख रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड भी कोई टॉपिक आते जा रहे हैं तो हम उनको भी कवर कर रहे हैं। अभी हम थर्ड यूनिट पे आ गए हैं और इससे पहले के टॉपिक आपको चैनल में एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे कुछ टॉपिक आपको। वो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके प्री और मेंस में कॉमन है, तो दोनों के हिसाब से कवर करवाए गए हैं। और कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में है, तो उन्हें मैंने प्लेलिस्ट से बाहर रखा है। तो आप चैनल पे वीडियोस वाले ऑप्शन पे जाइए, आपको सारे प्रीवियस वीडियो जो भी है वो मिल जाएंगी। अब जो हमसे कंटिन्यू जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे कि मैम आज का टॉपिक हमारा कंज्यूमर फोरम होना चाहिए था, तो ये थंबनेल यदि आप देख के आए तो ये अगला टॉपिक कैसे आ गया। तो उसका रीजन है, आपको पता होगा कि जो कंज्यूमर फोरम है उसकी व्यवस्था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत होती है। तो आप यदि वैसे तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन यदि आप थोड़े बहुत करंट में आपने शायद सुना होगा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 का था और अब 2019 में वो रिपील हो गया है। तो अब जो हमें चीजें पढ़नी है वो सारी अपडेट पढ़नी है, और मैंने आसपास की स्टेशनरी पे जब इसके संबंध में अपडेटेड चीजों के बारे में कुछ सोर्स इकट्ठा करने के लिए प्रयास किया, तो मुझे आसपास की स्टेशनरी पे कोई भी अच्छे से, मतलब जितना सफिशियंट मटेरियल, एक भाई यहाँ खड़े होकर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, तो जितना मटेरियल मुझे सब, मैं चाह रही थी कि सारी चीजें, ज्यादा से ज्यादा चीजें सब अपडेट होके आपको उसके संबंध में, टॉपिक के संबंध में मिल जाएं। तो उतना मुझे चीजें मटेरियल नहीं मिला है, अपडेटेड नहीं मिला है। और अब जब हम अपना टाइम दे रहे हैं तो भाई पूरा सब अपडेट करके ही पढ़ेंगे। और सही बताऊं तो मैं चाह रही थी कि मैं एक बार वेयर एक्ट भी देख लूं, इसके संबंध में जो भी नए प्रावधान जो भी हुए होंगे वो सारी चीजें आपको इकट्ठा करके समेट के सब कुछ प्रोवाइड करवा दूं। तो मुझे आसपास की स्टेशनरी पर नहीं मिला है। अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे वेयर एक्ट वगैरह चाहिए, तो मुझे जहां पे लॉ वगैरह के लिए बुक्स मिलती हैं वहीं जाना पड़ेगा, और वो दुकान बहुत दूर है यहाँ से। तो कभी जाना होगा, मतलब कभी नहीं, बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि किसी दिन टाइम निकाल के जाऊं और वो कुछ अपडेटेड चीजें वहां से, अपडेटेड मटेरियल उसके संबंध में ले आऊं, और फिर सारी चीजें अपडेट करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और वैसे भी वो टॉपिक अपने आप में सेपरेट है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वीडियो डालने में ऑलरेडी लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने अगला टॉपिक की वीडियो डाल दी है। जैसे ही वहां से उसके संबंध में अपडेटेड मटेरियल मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो हम आज अगले टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो टॉपिक की हेडिंग है लोकतंत्र की विशेषताएं। ये यूनिट थर्ड का ही अगला टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है ना, ये हेडिंग है इसकी। इसके अंदर हमें दो टॉपिक दिए हैं। पहला टॉपिक हमें दिया है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा टॉपिक हमें दिया है निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। ये जो वीडियो है वो दो पार्ट में होने वाली है। दो रीजन है उसके। एक तो आप लोग बोलते रहते हो कि मैम वीडियो छोटे छोटे करिए, तो देखो जिसका हो सकता है उसका कर लेते हैं, लेकिन यदि एक टॉपिक को ही हम फिर दो पार्टों में अलग से डिवाइड कर दें तो फिर पता चला आधी चीजें आप इस वीडियो में देख रहे हो, आधी अगले वीडियो में देख रहे हो, तो फिर वो क्या ही मतलब रहता है, लिंक और टूट जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो जहां पॉसिबल होगा वहां मैं वीडियो छोटे छोटे कर दूंगी। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे, उसके संबंध में मैं आपको यही लिखवाऊंगी, क्योंकि सारी चीजें हमको लिखना ही पड़ेंगी समझने के लिए। तो आप नोट्स यहीं से बना लीजिए, मैं अलग से आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कराऊंगी। तो चूंकि बोर्ड पे लिखते हैं तो कैमरा तो एक ही बार में सेट करती हूं मैं,
तो इसलिए वो वीडियो लंबा रिकॉर्ड होता है ना। आपको तो उतना वीडियो जब तक मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ उतना मैं स्किप करके डालती हूँ, क्योंकि फालतू में आपका क्यों टाइम वेस्ट हो, अननेसेसरी वीडियो इतना लंबा क्यों करूं मैं, तो उतना मैं स्किप करके डालती हूँ। लेकिन जब तक रिकॉर्ड तो वो सब हो रहा होता है जब तक मैं यहाँ लिख भी रही होती हूँ, तो मोबाइल में एक साथ उतना रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगी, उतनी लंबी तीनों टॉपिक को यदि हम करेंगे तो उतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगी। एक्चुअली कल करने की कोशिश की थी तो पूरा ही वीडियो ही हैंग होके रह गया, फिर वीडियो ही डिलीट करना पड़ा, दोबारा बना रही हूँ उसका वीडियो, है ना। तो ऐसी चीजें हैं, तो इसलिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगला पार्ट आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि जैसा ये पहला पार्ट अपलोड होगा उसके दूसरे दिन ही, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो एक दिन बाद आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, इसका अगला वीडियो मिल जाएगा, अगले पार्ट का वीडियो मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम ये 2 टॉपिक करेंगे, एक लोकतंत्र की विशेषताएं, आई नो आपको पता होंगी, आप लोकतंत्र में रह रहे हो तो आपको ये विशेषताएं पता होंगी, लेकिन मैं टॉपिक छुड़वा तो नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो फिर सब कुछ ही आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, फिर यहाँ हमारे कराने का क्या मतलब। और कोई पता चला हमारे भरोसे ही बैठा हो कि चलो हम सामने वाले को सब्सक्राइब करके बैठे हैं तो वो ये मटेरियल हमें उपलब्ध कराएगा, है ना। तो मैं तो ये कराऊंगी सही, यदि आपका ऑलरेडी तैयार है तो आप उतना वीडियो स्किप कर दीजिए, है ना। तो ये करेंगे अपन आज के वीडियो में, आज के पार्ट में। और ये नीचे वाला अपन करेंगे निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। अच्छा, यहाँ जन भागीदारी भी पूछा जा सकता है भाई, जनता या नागरिक, है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो हम ये दोनों टॉपिक आज करेंगे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भाई क्या दिमाग पचाऊ टॉपिक था, हालांकि अब मैंने उसे उस हिसाब से समेट लिया है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। खैर इस पे बहुत ज्यादा भड़ास है निकालने के लिए, मैं जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस संबंध में, तो इसको हम अगले टॉपिक में करेंगे। ये पहले ही मैं इसलिए बता देती हूँ आप लोगों को सारी चीजें, ताकि ऐसा ना हो कि कोई उम्मीद करके बैठा है कि भाई ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, पता चला बेचारा पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है और अगला टॉपिक आया ही नहीं है, वो अगले पार्ट में आ रहा है, तो आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होना चाहिए, इस चीज का भी मुझे ध्यान रखना होता है। चलिए, मतलब मैंने कई वीडियो ऐसे देखे हैं कि हम देखने कुछ और जाते हैं और वो अंदर बोल कुछ और रहे होते हैं, है ना, तो ऐसा होता है। चलिए ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है। तो आज के वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, अगले अगले पार्ट में हम ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिलेबस याद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको सिलेबस रटना है, आपको सिलेबस समझ में आना चाहिए, क्योंकि 50 से 60% आपकी चीजें यही सॉल्व हो जाती हैं जब आपको ये पता चल जाता है कि सिलेबस आपसे कह क्या रहा है। आपको ये अंदाजा लग जाता है उससे कि क्वेश्चन यदि आएंगे तो किस तरह से आएंगे। और आप देखोगे यदि हम सिलेबस को समझ लेते हैं तो 80% क्वेश्चन, चलो 80 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो कम से कम 60-50% तो हमें पता होता है कि हमसे क्या पूछा जाएगा, है ना। तभी तो कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो वो समझता है सिलेबस को, तभी तो उससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़ा के जाता है। नहीं तो ऐसे तो फिर ऐसे ही कोई सब कुछ ही किताब की किताब आपके सामने रख के चला जाए, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, टॉपिक हम समझते हैं, हमसे क्या कहा है, लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र आप सबको पता है ना, फिर भी हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि ले लेते हैं ताकि आगे के दोनों टॉपिक हमें समझ में आए। लोकतंत्र क्या है भाई, हो सकता है आपको थोड़ी सी ये डिस्टरबेंस हो रही होगी, आवाज आई, एक्चुअली पास में एक बिल्डिंग का काम चल रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा, इतनी ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो यदि थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा। चलिए, तो क्या है लोकतंत्र, क्या होता है, हमने देखा था कि राजतंत्र होता था, राजा शासन करता था प्रजा पे, उसकी विपरीत अवधारणा आई कि नहीं भाई, प्रजा का शासन खुद संभालेगी, है ना। यही है लोकतंत्र, यानी जनता। सीधे शब्दों में मैं कहूं, हम बहुत ज्यादा उसमें इसलिए नहीं जा रहे हैं, बहुत प्रोफेशनली इसलिए लोकतंत्र को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक भी नहीं है और आप सब समझते हो कि क्या होता है लोकतंत्र, है ना। तो सादा शब्दों में मैं कहूं कि जनता जनता के लिए शासन खुद करेगी, यही होता है लोकतंत्र। अब पहले के लिए तो ठीक था, स्टार्टिंग में जब छोटा सा क्षेत्र होता था, जरा सी जनसंख्या होती थी, पता चला कबीले हैं, बस्तियां हैं, छोटे छोटे से राज्य हैं, वहां तक तो ठीक था कि जनता खुद ही शासन कर रही थी, या जनता के क्या कर रहे हैं, घर से पता चला एक एक मुखिया निकल के चला गया और वो सब मिलके क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। शासन क्या होता है, उनके जो संसाधन है उनका प्रबंधन, कुछ सामान्य नियम कानून जिनके अकॉर्डिंग उनकी
जीवन उनका चलेगा या उनकी जो भी व्यवस्था है वो चलेगी, यही शासन है। ठीक है, तो पहले तो ठीक था कि जनता खुद ही कर रही थी। अब जब जो छोटे छोटे क्षेत्र थे या राज्य थे अब राष्ट्र में बदल गए और जनसंख्या भी इतनी वृद्धि हो गई, तो अब तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई जाके शासन करे, है ना। तो फिर और ये जो डायरेक्ट शासन कर रही थे लोग, उसके कुछ दोष भी सामने आ रहे थे। क्या दोष सामने आ रहे थे कि भाई मान लो किसी के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है, तो सामने वाला यदि उससे प्रभावित होता तो वो एग्री नहीं करता, है ना, तो इस तरह निर्णय लेने में भी देरी होती थी। तो इस तरह के कुछ दोष भी सामने आ रहे थे। तो कई जो राजनीतिक विद्वान बाद में हुए उन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं दी और धीरे धीरे लोकतंत्र अलग ही रूप में सामने आने लगा। और वर्तमान समय आते आते या हम वर्तमान में अभी पूरे विश्व की ही बात करें तो जिस रूप में लोकतंत्र है और जो अवधारणाएं लोकतंत्र के संबंध में विकसित हो गई हैं कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, तो किसी ना किसी रूप में उसी हिसाब से लोकतंत्र को सभी देशों में अपनाया गया है ना। तो कैसा होता है जनरली लोकतंत्र, अब जनता सीधे जाके तो शासन पे नहीं बैठती है। अब क्या किया जाता है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुन देती है और कि भाई तुम हमारी तरफ से शासन करो। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो रूप में अलग अलग हो सकता है, वो किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन अब जनता सीधे नहीं जाती है लोकतंत्र में, अपने प्रतिनिधि भेजती है ना। अब मैंने क्या कहा कि जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेजती है लोकतंत्र में और वो जाके शासन करते हैं। तो ये क्या हो गई, लोकतंत्र की विशेषता हो गई कि भाई लोकतंत्र में क्या किया जाता है, जनता अपने प्रतिनिधि भेजती है और वो उसकी तरफ से शासन करते हैं। ये जो टॉपिक है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये यही कहता है कि जनता क्या करेगी, अपने जो भी राजनीतिक अधिकार होंगे, आई होप आप लोगों को दिख रहा है ये चीज, या जो राजनीतिक शक्ति होंगी वो किसी व्यक्ति को सौंप देगी, यानी प्रतिनिधि को सौंप देगी और वो इस जनता की तरफ से शासन करेगा। राजनीति विज्ञान में या पॉलिटिकल साइंस में यही चीज क्या है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। यानी राजनीतिक व्यवस्था में ये जो व्यक्ति है जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, उसकी राजनीतिक अधिकार और शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, उसकी तरफ से शासन कर रहा है, यही राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। तो ये लोकतंत्र की विशेषता हुई, क्योंकि हमने तो कहा ना कि अभी लोकतंत्र कैसा देखने को मिलता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन देती है, ठीक है, हालांकि वो रूप में अलग अलग हो सकता है लेकिन है तो व्यवस्था यही, ठीक है। तो ये है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मतलब एक विशेषता इसकी ये है, इसलिए इसको हेडिंग दी गई है इस टॉपिक को, राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताएं, है ना। तो एक लोकतंत्र की विशेषता ये है। दूसरी, जैसा मैंने कहा कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी शासन निर्णय ले रहा है, नीतियां बना रहा है, कार्यक्रम बना रहा है, योजनाएं बना रहा है, कानून बना रहा है या कोई और भी निर्णय ले रहा है, तो उस प्रक्रिया में जनता भागीदार है। भाई कैसे भागीदार है, क्योंकि ये लोग जो इसके निर्णय ले रहे हैं वो उसी के तो प्रतिनिधि हैं। तो लोकतंत्र की विशेषता ये भी हो गई कि भाई लोकतंत्र में क्या होता है, जो भी निर्णय प्रक्रिया होती है उसमें नागरिकों की भागीदारी होती है। भाई नागरिक की, जनता क्या है, नागरिक ही है, मतलब उस देश की, यदि किसी देश की बात करें तो वहां की जनता, वहां शासन, वहां की जनता यदि जो भी होगी वो नागरिक ही होंगे, तभी उस शासन को चुन सकते हैं। वोट डालने का अधिकार नागरिक को ही होता है ना, बाहर वाले को तो नहीं होता, ठीक है। तो निर्णय प्रक्रिया में ऐसे नागरिकों की भागीदारी ऐसे भी हो गई, और भी कुछ माध्यम हो सकते हैं, तो वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे और ये देखेंगे, इसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे इस वाले टॉपिक को। क्लियर है? चलिए, और आई होप आपको अब टॉपिक समझ में आ गया कि टॉपिक क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, अब पहला टॉपिक हमारा क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं। वैसे तो आप सब जानते हो इन विशेषताओं को, आप लोकतंत्र में रह रहे हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं छुड़वा तो सकती नहीं हूं,
तो मैं आपको ये पॉइंट वाइज, आपको 8-10 पॉइंट वाइज इनकी 8-10 विशेषताएं आपको बता देती हूं। जहां तक संभावना है, कम से कम 90% तक संभावना ये है कि ये जो टॉपिक से आपसे क्वेश्चन या तो 3 नंबर में पूछा जाएगा, है ना, क्या कि 2 या 3 लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, या आपसे 5 नंबर में यानी 50 शब्द में लिखवाया जा सकता है। तो हम 8-10 पॉइंट देखेंगे तो इजिली आपके 50 शब्द भी कवर हो जाएंगे। अब यदि ये 200 शब्द में आ गया, वैसे कम संभावना है 200 शब्द में आने की, लेकिन बैन तो कोई कर नहीं रखा है पीएससी ने कि हम पूछेंगे नहीं इसका, अब हेडिंग ही है टॉपिक की। और कभी कभी पेपर का लेवल बैलेंस करने के लिए कि 2-3 क्वेश्चन यदि उसने लॉन्ग में टफ दिए हैं तो वो 1-2 क्वेश्चन सरल भी डालता है ना, तो ये आपसे वहां भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पूछा ही नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इन्हीं हेडिंग्स को आप जो हम समझेंगे उनको एक्सप्लेन कर देना कि भाई हम ये हेडिंग क्यों बना रहे हैं या क्यों कह रहे हैं ऐसा, लोकतंत्र में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं। तो आप यदि एक्सप्लेन करोगे एक एक दो दो लाइन में, तब भी आपके 200 शब्द इजिली हो जाएंगे। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके तो नहीं बताऊंगी, मैं हेडिंग हेडिंग या मैं कहूं कि 8-10 विशेषताएं मैं आपको ऊपरी तौर पे बता देती हूँ और समझा देती हूँ कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। कुछ विशेषताएं आपको भी पता होंगी, है ना, या कुछ कॉमन निकल के आएंगी, कुछ यदि आपको अलग से कुछ और याद आ रहा है, हो सकता है इस टाइम मुझे नहीं याद आ रहा हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। जो लोकतंत्र में आप रह रहे हो, आप आए दिन सुनते समझते देखते ही हो प्रैक्टिकली भी कि क्या होता है लोकतंत्र में। ठीक है, चलिए, तो ये लोकतंत्र की विशेषताएं हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, नियमित चुनाव होते हैं, यानी निर्वाचित सरकार होती है लोकतंत्र में, है ना। आपको पता है भाई, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा अधिकार दे दिए हो वोट डालने के कि तुम्हारे 10 प्रतिनिधि चुनेंगे तो ये बाकी लोग जो है वो सिर्फ 2 चुनेंगे, ऐसा तो नहीं है। निष्पक्ष चुनाव है, स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं। प्रतिनिधि दल की तरफ से भी, यदि दलीय व्यवस्था है तो दल की तरफ से भी, निर्दलीय भी लोग खड़े होते हैं, और सबके लिए स्वतंत्र मतदान होते हैं, सबको समान अधिकार है मत देने का, है ना। तो और एक निश्चित अवधि के बाद नियमित चुनाव होते हैं, निर्वाचित होकर सरकार जाती है लोकतंत्र में, ये इसकी पहली विशेषता हो गई। ठीक है, अगला क्या है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। अगली हेडिंग ये है हमारी, क्या कहा जा रहा है भाई, हर व्यक्ति को, मतलब जैसे मान लो 18 साल, हमारे यही हम बात करें, 18 साल के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया है, तो वो सबको ही है ना। और एक व्यक्ति का एक ही वोट होता है और उस वोट की कीमत समान होती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति को एक वोट डालेगा तो उसके 2 वोट माने जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। सबका, एक व्यक्ति को एक ही वोट मिलता है और उसकी सबका समान, उसको क्या होता है, उसका कीमत होती है ना। ऐसा नहीं है कि उस किसी का वोट, आप कोई अमीर व्यक्ति है तो उसका वोट, यदि अंबानी जी वोट डालने गए तो हमने पता चला कि सरकार उनके 2 वोट गिन ले, कि नहीं वो अंबानी जी हैं इसलिए उनको 1 वोट की जगह उनके 2 वोट गिने जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये चीज है ना। तो सबको, मतलब सबका, एक व्यक्ति को एक वोट मिलता है और उसकी समान कीमत होती है, सबको इस संबंध में समान अधिकार है, ये विशेषता होती है लोकतंत्र की। ठीक है, अगली है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। भाई, आप अपने प्रतिनिधि चुन के भेज रहे हो, वही फैसले ले रहे हैं ना, वही शासन संचालन कर रहे हैं ना। तो वही बात है कि निर्वाचित लोग जो होते हैं, जनता जो निर्वाचित करके भेज रही है, नीति निर्माण हो, चाहे अधिनियम हो, कानून हो, योजनाएं हो, कुछ भी बनाना हो, सभी प्रमुख फैसले जो भी होते हैं सब क्या लेती है, कार्यपालिका ही लेती है, और कार्यपालिका में हमारे ही जनता के चुने हुए लोग ही बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अगली विशेषताएं देखते हैं। अगली विशेषता क्या है कि विधि का शासन होता है। भाई, ऐसा नहीं है कि जो निर्वाचित लोग जा रहे हैं वो अपनी चलाने लगे जाके, एक सर्वोच्च विधि होती है जैसे संविधान, उसके अकॉर्डिंग ही शासन चलता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों के हिसाब से सरकारें उसमें संशोधन करती हैं, लेकिन जैसा आपने हमारे यहीं देखा होगा, हमारे यहाँ के लोकतंत्र में ही देखा होगा कि संविधान ने क्या,
अपना रक्षक सुप्रीम कोर्ट को बना रखा है। और जब हम मूल ढांचे का सिद्धांत पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि संसद को संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति है, वो पूरा का पूरा संविधान नहीं बदल सकती। ऐसा नहीं है कि उसके जो मूल प्रावधान है उसको हटा दे, है ना। तो एक सर्वोच्च विधि होती है जो सबके लिए समान होती है और शासन उसी के हिसाब से चलता है लोकतंत्र में, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगली विशेषता है शासन व प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है। भाई जनता उसको चुन रही है और अगले एक निश्चित अवधि के बाद फिर से जनता चुनेगी, तो जाहिर सी बात है उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है ना। और लोकतंत्र इसलिए बनाया गया है ताकि राजतंत्र में भी जनता के लिए काम किए जाते थे, प्रजा के लिए काम किए जाते थे, लेकिन वहां राजा राजा है तो है ना, उसे आप बदल नहीं सकते। यहां आप सरकार को बदल सकते हो, इसलिए सरकार आपके लिए अधिक उत्तरदायी होती है, आपके लिए अधिक कल्याणकारी काम करती है। अगला पॉइंट हमसे यही कह रहा है कि कल्याणकारी शासन व्यवस्था होती है। भाई दुर्बल वर्ग जो हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए काम करती है जनता, क्योंकि उनका भी वोट बराबर ही होता है, वो भी शासन में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके प्रतिनिधि को फिर से चुन के जाना है, तो उनके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। तो जनता अधिक कल्याणकारी होती है, यहाँ पे ये कहेंगे। ठीक है, अगला है कि क्रांति की संभावना कम होती है। मतलब छोटे मोटे विद्रोह आंदोलन तक ठीक है, भाई किसी चीज से कोई पक्ष सहमत नहीं है तो ये लोकतंत्र में विद्रोह आंदोलन ये आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्रांति एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है जो पूरी ही व्यवस्था को उलटने के लिए होती है ना। तो ऐसी संभावनाएं लोकतंत्र में कम होती हैं, क्योंकि जनता जो है, लोग जो है उनके ही प्रतिनिधि हैं, उनके ही अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उनके हितों का ध्यान रख रहे हैं। तो इस तरह की क्रांतियां होने की संभावना, जब तक शासन तानाशाही नहीं हो जाता तब तक ऐसी कोई भी संभावना कम ही होती है लोकतंत्र में, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये अगली विशेषता हो गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं इसके। अगली विशेषता क्या कहती है कि अवसरों की समानता होती है। भाई कोशिश की जाती है कि जो समान हो उसके साथ समान व्यवहार किया जाए, समान अवसर उपलब्ध कराए जाए, है ना। हालांकि कुछ वर्गों के लिए जो पिछड़े हैं, हुए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, लेकिन समान के साथ तो समान अवसर ही होते हैं, और अवसर तो सबको ही समान मिलते हैं लोकतंत्र में, तो यही कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अगली विशेषता हमारी है निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होती है। जनता भाई अपने प्रतिनिधि चुन के भेज रही है, तो क्या होगा, वहां पे जो भी निर्णय लिए जा रहे होंगे वहां पे जनता की भागीदारी होगी। और भी माध्यम होते हैं, जब ये टॉपिक अभी हम देखेंगे, लेकिन ये चूंकि इसकी विशेषता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस जनता यहाँ पे अपनी भागीदारी करती है। और भी माध्यम होते हैं, ना सिर्फ प्रतिनिधि चुन के, वो अभी हम देखेंगे कैसे कैसे होते हैं, तो अभी हम टॉपिक समझेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा। तो ये भी इसकी विशेषता होती है लोकतंत्र की, है ना। और वर्तमान में प्रतिनिधि शासन का चलन है, या लोकतंत्र में क्या है, जनरली अभी क्या होता है, प्रतिनिधि चुन के भेजती है, जनता सीधे नहीं जाती शासन करने, बल्कि लोकतंत्र में क्या किया जाता है, अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं। तो ये भी इसकी विशेषता है, वही राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आवाज आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। पास में कुछ काम चल रहा है, लेकिन वीडियो डालने के लिए काफी टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे उतनी ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा इग्नोर करना है इसको, यदि ये बीच बीच में कुछ खटपट हो तो, है ना। चलिए, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। अब टॉपिक हमारा होगा निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी या जनता की भागीदारी। ठीक है, चलिए, टॉपिक क्या है हमारा, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी या जनता की भागीदारी, कुछ भी आ सकता है, एक ही बात है। यही है टॉपिक हमारा। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया मतलब, चूंकि हम यहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, है ना, और हमें हेडिंग भी वही दी गई है, या लोकतंत्र की भी बात ना करें तो जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूं कि भाई जनता किसको संबोधित करेंगे, जनता को, जब शासन की बात हो रही होगी। क्या मैं आप लोगों को जनता कह सकती हूँ? नहीं ना।
तो वही बात है कि जनता या नागरिकों की बात यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ पे बात कर रहे होंगे शासन के संदर्भ में। तो शासन के कोई भी शासन का कोई भी स्तर हो या उसकी कोई भी बॉडी हो, यदि वहां कोई भी निर्णय लिए जा रहे हो, चाहे नीति बनाने के लिए लिया जा रहा हो, चाहे नीति के क्रियान्वयन के लिए लिया जा रहा हो, योजना या कार्यक्रम बनाने या क्रियान्वयन के लिए लिया जा रहा हो, कोई कानून विधि आप बना रहे हो, तब भी किसी तरह के देश के संसाधनों का संचालन कर रहे हो, उनका प्रबंधन कर रहे हो, कोई भी निर्णय आप ले रहे हो, तो उस प्रक्रिया में नागरिकों की कैसे भागीदारी होती है ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले भी ये टॉपिक हुआ करता था, पहले भी आ चुका है, और ज्यादातर ये टॉपिक ऐसा है कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना। यदि 50 शब्द में बन भी जाए तो अभी जब हम टॉपिक समझ लेंगे तो मैं बता दूंगी कि उसे 50 शब्द में भी कैसे लिखना है। मैं आपको यहाँ 200 शब्द के हिसाब से ही करवा रही हूँ। हालांकि मैं 200 के 200 शब्द यहाँ लिखूंगी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगी कि फॉर्मेट कैसे करना है और मटेरियल क्या होगा आपका इसमें, है ना, क्या क्या चीज आपको लिखनी है, क्या एक्सप्लेन करनी है, वो सब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा सजेशन है कि हमने यूनिट 3 में ही एक टॉपिक पढ़ा था, 73 और 74 संविधान संशोधन के तहत जन भागीदारी हमने बताई थी वहां पे। तो देखिए, वहां जन भागीदारी पंचायतों और नगरीय निकायों के संदर्भ में देखी थी हमने, क्योंकि ये संशोधन इन दोनों की ही व्यवस्था करते हैं। तो वहां हमने इनके संदर्भ में देखी थी, क्या वो शासन के बॉडी नहीं है या वो शासन का हिस्सा नहीं है। लोकल गवर्नमेंट वो भी तो शासन का ही हिस्सा है, उन्हें भी तो कुछ विषय सौंपे गए हैं, तो हम उसकी व्यवस्था भी यहाँ उठाएंगे। तो चूंकि वो चीजें हम बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ चुके हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप वो वीडियो देखे आइए, या फिर आप उस संबंध में जो भी नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए थे उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, पहले एक बार उनको रीड कर लीजिए और वो वीडियो देख लीजिए, तो यहाँ पे और अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ भी हम सबके बारे में चर्चा करेंगे ही सही, ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई चीज नहीं समझ में आए या मैं किसकी बात कर रही हूँ ये नहीं समझ में आए तो आप वो वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नागरिकों की भागीदारी या जन भागीदारी में इसे कह सकती हूँ, है ना। यदि आप मेंस में लिख रहे हो तो आप चाहो तो जन भागीदारी की जगह आप क्या लिख सकते हो, नागरिकों की भागीदारी ही लिख सकते हो, जो कि हमारा टॉपिक है। पहले आप क्या करना, जब आप टॉपिक स्टार्ट करोगे तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा उनको बता देना कि भाई तुम पूछ क्या रहे हो हमसे, है ना। अब वो जनता की भागीदारी पूछ रहे हैं तो हम 2-4 लाइन में हम बता देंगे कि शासन जो भी शासन या शासन की बॉडी जो भी निर्णय लेती है, जो भी नीति निर्माण के, चाहे वो नीति निर्माण के लिए हो, योजनाओं के लिए हो, कार्यक्रमों के लिए हो, कोई विधि या कानून बनाने के लिए हो, उस प्रक्रिया में जनता किन माध्यमों से और किस प्रकार से उसके निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती है या निर्णयों को प्रभावित करती है, यही इस संबंध में ही हमको क्या करना है यहाँ पे बताना है ना। तो हम कह देंगे कि भाई इन इन माध्यमों से या इन इन जरिए से वो जनता भागीदार बनती है और या उनके निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो 2-4 लाइन में आप ये बिल्कुल बता देना वहां पे कि इसके संबंध में आप क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, फिर आप एक डायग्राम यूज कर सकते हो जो अभी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, और फिर क्या करना, उस डायग्राम को हम, चूंकि हम माध्यम लिख रहे हैं कि किसके जरिए या किस प्रकार से जनता की या नागरिकों की भागीदारी होगी निर्णय प्रक्रिया में, आप उन्हें एक्सप्लेन करो, तब ये बात बता देना कि कैसे वो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जनता क्या करती है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, पहला हम ये लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप वो वीडियो देखे आइए, यदि आप नहीं भी देखने जा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि जनता के प्रतिनिधि वहां बैठ रहे हैं, और अभी लोकतंत्र की विशेषता में ही हमने देखा कि शासन के जितने भी प्रमुख फैसले होंगे ये निर्वाचित प्रतिनिधि लेंगे। तो जाहिर सी बात है, कोई निर्णय यदि इनके प्रतिनिधि ले रहे हैं जनता के, तो जनता की राय उनके लिए मायने रखती है, क्योंकि अगले साल उन्हें फिर चुने होके जाना है एक अवधि के बाद, है ना।
तो जाहिर सी बात है जनता क्या चाहती है निर्णय लेते टाइम वो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्या कहेंगे कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और ये प्रतिनिधि, जब हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो हम इस बात को कहेंगे कि पंचायत से लेकर संसद तक जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। जो शासन के कोई भी निर्णय प्रक्रिया होती है उसमें वो प्रतिनिधि जनता की राय के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि आंदोलन या जुलूस हम लिख सकते हैं, या विद्रोह, कुछ भी, है ना। इसके जरिए जनता की भागीदारी कैसे होती है? मान लो ये प्रतिनिधि चुन के गए हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि वो जनता जो चाहती है सिर्फ वही करे, है ना। जब अभी हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखेंगे तो इसके अलग अलग सिद्धांत हम देखेंगे कि प्रतिनिधि कैसे काम करते हैं और कैसे काम उन्हें लोकतंत्र में करना चाहिए, है ना। तो ये तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जनता जो चाहेगी वैसे शासन चलेगा। भाई यदि जनता ही शासन चलाना होता या जनता जो चाह रही है वही करना होता तो फिर विशेषज्ञों का क्या मतलब? और विद्वान क्या कहते हैं, राजनीतिक विद्वान क्या कहते हैं कि जनता को उतनी समझ नहीं होती है, कि शासन व्यवस्था की उतनी समझ नहीं होती है, इसलिए जनता को क्या करना चाहिए, अपना योग्य प्रतिनिधि वहां भेजना चाहिए। अब जब वो योग्य है तो वो तुमसे पूछ के काम क्यों करेगा? हालांकि वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, लेकिन तुम बिल्कुल उल्टा सीधा जो भी चाहोगे वैसा तो नहीं होगा। तो हो सकता है कभी कभी कुछ निर्णयों से जनता संतुष्ट नहीं होती, तो क्या होता है, आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, जुलूस होता है, जुलूस निकालते हैं, जनता अपना विरोध प्रदर्शन करती है इस माध्यम से कि भाई आपने ये निर्णय गलत लिया है, या हमारे हित में नहीं है, या इसमें समस्या है, तो आप इसे संशोधित करिए या इसे बदल दीजिए या हटाई दीजिए। तो इस तरह से भी जनता निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है ना। कोई भी निर्णय यदि शासन ने लिया है और जनता को पसंद नहीं आया है तो वो इस माध्यम से भी जनता निर्णय को प्रभावित कर सकती है। हम बहुत पहले नहीं जाते हैं, हम अभी किसान आंदोलन की करंट की बात कर लेते हैं। 3 कृषि कानून बने, किसान खुश नहीं थे, उन्हें अपनी कुछ चीजें चाहिए थी, तो उन्होंने आंदोलन किया, सरकार को बताया कि ये चीजें इसमें ऐड होनी चाहिए। जब सरकार वो चीजें उनको प्रोवाइड नहीं करा सकती, जैसे एमएसपी की गारंटी थी, तो हालांकि वो हम राजनीति में जाएंगे नहीं, वो अलग मुद्दे हैं, तो सरकार नहीं प्रोवाइड करा सकती थी, तो क्या किया, लोग खुश नहीं थे तो उसने वो कानून वापस ले लिए। तो सरकार का निर्णय था, लेकिन उसे चूंकि किसान आंदोलन हुआ तो उसे निर्णय वापस लेने पड़ा। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जब नई शिक्षा नीति आई 2020 में, तो क्या हुआ था, सबसे पहले हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कहा जा रहा था कि जो प्राइमरी स्टेज हुआ करेगा वहां पे हिंदी में ही शिक्षा दी जाया करेगी। लेकिन जो साउथ के स्टेट थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि भाई हिंदी आप हम पे थोप नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ, सुझाव मांगे गए देश भर से, और फिर क्या हुआ कि त्रिभाषा फॉर्मूला जो है वो अपनाया गया है कि ठीक है आप प्राइमरी स्टेज पे जो है वो मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दे सकते हो। तो इस तरह के सुझाव देने के बाद ये संशोधन हुआ नीति में। तो ये करंट के एग्जाम्पल, जब आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप लिखिएगा कि भाई जब शासन का कोई भी निर्णय होता है, यदि जनता को वो ये लगता है कि वो निर्णय उसके हित में नहीं है या उसके हितों को प्रभावित कर रहा है, तो वो इस तरह के स्टेप पे या इस तरह के आंदोलन या विद्रोह करती है, जिसके जरिए वो शासन के जो भी निर्णय होते हैं उनको संशोधित या परिवर्तित करवाती है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल जोड़ देंगे, किसान आंदोलन का भी जोड़ देंगे। आप मान नहीं सकते, ये करंट के एग्जाम्पल आपके आंसर को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देंगे, है ना। तो आप एग्जाम्पल जोड़िएगा कि किसान आंदोलन में ऐसा ऐसा हुआ, है ना, जो हमने समझा। शिक्षा नीति में भी निर्णय नीति को प्रभावित करने के लिए सुझाव दिए गए, या नीति में संशोधन करने के लिए सुझाव दिए गए। ठीक है, तो ये पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएगा। एक होता है कि सरकार खुद कुछ पहले करती है कि जनता की हमें पता चले कि जनता चाह क्या रही है ना। तो सरकार कुछ
कदम खुद उठाती है जिसके जरिए जनता की राय पता चल जाए और उसके अनुसार वो निर्णय ले सके। तो हम यहाँ एक पॉइंट हम डाल सकते हैं कि सरकार की पहलें। इसमें कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। माय गवर्नमेंट जो पोर्टल है उसकी बारे में बात कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। अच्छा, सीएम हेल्पलाइन, आप जब इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां सिर्फ शिकायतें ही नहीं की जाती, बल्कि यहां सुझाव भी मांगे जाते हैं जनता से, तो ये भी हो जाएगा। एक जम्मू कश्मीर में यदि करंट का एग्जाम्पल वो करना हो, ऐड करना हो, तो आप यहां पर डाल सकते हो कि एक जन भागीदारी पोर्टल जारी किया है जम्मू कश्मीर के लिए, जन भागीदारी एम्पावरमेंट, या जन भागीदारी अधिकारिता करके एक पोर्टल जारी किया है। तो इसके जरिए भी क्या हो सकता है, जन भागीदारी हो सकती है, इनके जरिए भी। माय गवर्नमेंट पोर्टल क्यों आया था, आपसे वहां कई संदर्भों में सुझाव मांगे जाते हैं, है ना, और फिर वो सुझाव क्यों मांगे जा रहे हैं, इसलिए मांगे जा रहे हैं ताकि सरकार को पता चले कि भाई जनता क्या चाह रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी निर्णय ले पाए। तो ये इस माध्यम से भी जनता क्या करती है, अपनी भागीदारी करती है निर्णय प्रक्रिया को, निर्णय कोई लेने में या निर्णय कोई बनाने में या बदलने में। ठीक है, चलिए, तो ये आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो सरकार की पहलों में, अपना डायग्राम में भी इसको मेंशन कर देना। और आप यहाँ पे यदि इतने सारे डायग्राम में नहीं आए तो इस तरह से एक आध कोई एग्जाम्पल देके, और बाकी जब आप 200 शब्द में एक्सप्लेन कर रहे हो तो बाकी चीजें आप वहां लिख देना कि इनके जरिए जनता से सुझाव मांगे जाते हैं और फिर सरकार उस हिसाब से अपनी नीतियों के बनाने में, निर्माण करने में या उनका क्रियान्वयन करने में जनता की राय का ध्यान रखती है। ठीक है, तो ये चीज लिख सकते हो। एक आप देख सकते हो दबाव समूह, ये क्यों नहीं चल रहा भाई, दबाव समूह। वैसे तो ये हमारा टॉपिक है, इसके संबंध में एक दो बार मैं बात कर भी चुकी हूं। क्या होते हैं दबाव समूह, कि कोई वर्ग है, जैसे व्यापारी वर्ग है, वो क्या करेगा, अपना एक समुदाय आधारित संगठन यानी दबाव समूह यानी एक संगठन बना लेगा, और कोई भी पब्लिक पॉलिसी बन रही है और उनको लगता है कि ये हमारे हितों को प्रभावित कर रही है, तो वो सरकार पर दबाव डालते हैं, सब लोग मिलके, पूरा व्यापारी वर्ग मिलके, या ये उनके व्यापारी वर्ग की तरफ से ये संगठन सरकार पे दबाव डालता है कि आप इन नीतियों को या तो बदलिए या इनमें ये संशोधन कर दीजिए क्योंकि ये हमारे हितों को प्रभावित कर रही है। अब आप कहोगे कि मैम इनकी बात सरकार क्यों सुनेगी, तो भाई वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना व्यापारी वर्ग को, तो पता चला इतना वोट बैंक सरकार के हाथ से नहीं निकल जाएगा। अब जब वो उनके प्रतिनिधि हैं, उनको प्रतिनिधित्व उनका कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है व्यापारी वर्ग उनकी बात सुनेगा, है ना। तो और वो यदि उनको इफेक्ट कर रही है तो सभी व्यापारी वर्गों को इफेक्ट कर रही होगी, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि दबाव समूह सिर्फ व्यापारियों के लिए बनते हैं, जैसे आपने छात्र हर फील्ड में बन सकते हैं, जैसे हिंदू महासभा सुना होगा, वो हिंदू लोग जो होते हैं उनकी बातें रखते हैं, या फिर आपने छात्र संगठन देखे होंगे कई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है ना। तो इस तरह के जो संगठन होते हैं जो किसी वर्ग विशेष या किसी समुदाय के लिए काम कर रहे होते हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रखना, यदि कोई पब्लिक पॉलिसी या कोई चीज ऐसी आई है जो उनके हितों को प्रभावित कर रही है तो उनका विरोध करना, उसे बदलवाने का प्रयास करना। और ऐसा भी नहीं है, ये काम सरकार की भी ये लोग काफी हेल्प करते हैं कि जब कोई नीति वगैरह आती है तो लोगों को अपने समुदाय के लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई आप इसको अपना लीजिए, इसमें हमारे ये फायदा है या इसको हम ऐसे अपना सकते हैं, वैसे काम भी करते हैं। लेकिन इनको दबाव समूह क्यों स्पेशली कहा जाता है, क्योंकि ये दबाव डालते हैं सरकार पे कभी कभी पब्लिक पॉलिसियों को बदलने के लिए या कोई सरकार के कोई निर्णय बदलने के लिए। तो यदि सरकार के निर्णय को ये प्रभावित करते हैं या सरकार का कोई भी निर्णय लेने में ये अपनी भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे भी जनता की भागीदारी हो गई, क्योंकि ये अलग अलग समुदाय आधारित ये जो संगठन है वो लोग देश के ही लोग हैं ना,
नागरिक ही है ना, वो कहीं अलग से तो आए नहीं है, तो ऐसा। ठीक है, इन्हीं में एक होता है सिविल सोसाइटी। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, सिविल सोसाइटी कैसे इफेक्ट करती है, सरकार और जनता के बीच कैसे काम करती है एक सेतु के रूप में, या इसका ही उदाहरण या हम दबाव समूह को मान सकते हैं सिविल सोसाइटी को। तो ये भी क्या करती हैं, ये भी जन भागीदारी, ये भी प्रभावित करती है निर्णय प्रक्रिया को, तो आप इसका भी लिख सकते हो। तो इस तरह से एक ये डायग्राम आप बना सकते हो, ये कुछ माध्यम हो गए। और कोई आपको ध्यान आ जाए कि नहीं जनता की भागीदारी या नागरिकों की भागीदारी इस माध्यम से भी हो सकती है, तो उसका भी आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, लास्ट में एक बढ़िया सा निष्कर्ष निकाल दीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 200 शब्द में आप अलग अलग, मैं उन सबको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, आप अलग अलग, यदि आप 4-5 पॉइंट में भी आप 30-30 शब्द लिखोगे। अच्छा, जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं उन एग्जाम्पल को आप जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि वो आंसर आपका बहुत इफेक्टिव बना देगा। तो इस तरह से यदि आप 30-30 शब्द भी लिखते हो तो भी इजिली आपके 200 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अगला जो टॉपिक है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वो इसके अगले पार्ट में हम करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, यदि किसी को जरूरत है तो उसको शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में जल्दी ही, क्योंकि उसका पार्ट, ताकि आपका ये टॉपिक के बीच में गैप ना हो, तो वो एक आध दिन, इस वीडियो के अपलोड होने के एक आध दिन के अंदर ही आपको नेक्स्ट जो इसका पार्ट है मिल जाएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।